बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग अभी ये कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ऑटम 2016 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का सवाल है जी। तो आप लोगों ने रिवीजन कर लिया सारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का? ट्यूसडे को इंशाल्लाह आप लोगों का इंट्रो का मिड टर्म है। टाइम टेबल भी मेरे ख्याल से आप लोगों को रिसीव हो गया होगा कल। डिड यू रिसीव द टाइम टेबल? मिल गया आप लोगों को? ठीक है। तो नहीं मिला? नहीं, मिल चुका है। जवाद को मिल गया तो आपको भी मिल गया होगा। ठीक है, जवाद को मिल गया तो फिर आपको भी मिल गया होगा। तो एनीवे ये क्या कह रहा है? ईमेल आ गई है ना? हाँ सही है। तो रवि एंटरप्राइजेस, बच्चे वो कह रहे हैं ईमेल पे मिला है। ईमेल कह रहे हैं वो आ गया, ठीक है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है? रवि एंटरप्राइजेस मेंटेन स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ इट्स मेजर कस्टमर्स. A general provision is also made at 5% of the remaining month-end balances. ठीक है? Following information pertains to trade debtors and provision for doubtful debts for the month of August 2016. तो इसमें आपको इन्होंने क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है किसका? ये ट्रेड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 200 मिलियन। फिर इन्होंने क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस किया हुआ है। तो अगर आप इसको देखें, ये एग्जैक्टली वही तरीका है जो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट में लिखवाया था ना, कि उसके अंदर जिस तरह आपका ट्रेड डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस हुए हुए, राइट? तो ये उसी तरीके से इन्होंने आपको बताया है कि जो आपके फिर नेट डेटर्स हैं वो है 176.9 मिलियन। अब जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को देखते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ये बैलेंसेस हैं, ठीक है? बैलेंसेस हैं। स्पेसिफिक कैरेट डाउन एक आपका 8 मिलियन है, एक स्पेसिफिक कैरेट डाउन आपका 6 मिलियन है, और जनरल का कैरेट डाउन आपका 9.1 मिलियन है। तो आई होप ये आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि ये बैलेंसेस हैं, यानी कि ये कैरेट डाउन बैलेंसेस हैं पिछले साल के, या ओपनिंग ब्रॉड डाउन बैलेंसेस हैं ये चारों के चारों इस साल के। ये बात क्लिक कर दी थी, सबको आपको क्लिक हो गई थी? जब हम चले इसको भी हम जो अंदर से क्या है इसको देखते हैं बाद में। क्रेडिट सेल्स फॉर द मंथ अमाउंटेड टू रुपीज 900 मिलियन के। ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल्स कितनी थी? 900 मिलियन। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स वर 850 मिलियन। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स यानी कस्टमर से पैसे हमें रिसीव हुए थे, विच इंक्लूडेड रिकवरी ऑफ 4.5 मिलियन अगेंस्ट ट्रेड डेट्स रिटन ऑफ इन प्रीवियस ईयर्स। तो ये क्या है आपका? बैड डेट रिकवर्ड। इसको आपने अलग करना है ना? इसको आपने अलग करना है। 850 मिलियन से इसको अलग करना है, 4.5 मिलियन इसमें से निकाल के फिर हमने डेटर्स के अकाउंट में लिखना है, राइट? An amount of rupees 7.2 million received net of 10% discount in full and final settlement of invoices. यानी कि इस 850 मिलियन में आपका 7.2 मिलियन का ऐसा रिसीट भी शामिल था जो कि आपने इसके ऊपर क्या दिया हुआ था? 10% डिस्काउंट दिया हुआ था, यानी कि 90% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट रिप्रेजेंट करता है ना। डेटर ने क्या किया, कस्टमर ने क्या किया, उसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, उसको जो है वो सेटलमेंट डिस्काउंट बेसिकली उसको अवेल करना था, तो उसने 7.2 मिलियन की पेमेंट कर दी। अगर ओरिजिनल अमाउंट 100 रुपीज का होता, डिस्काउंट उस पर मिलता 10% और पेमेंट होती 90 रुपीज की, राइट? तो ये जो 7.2 मिलियन है बेसिकली आपका 90% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट प्रेजेंट कर रहा है, राइट? जी जुलेखा, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? हम ऑटम 2016 वाला क्वेश्चन डिस्कस स्टार्ट कर दिया हमने। आपका थोड़ा वेट किया था, आप नहीं आई थी तो फिर वी स्टार्टेड। जी जुलेखा, कैन यू हेयर मी बच्चे? जी जुलेखा, आवाज आ रही है आपको? चलें जी, तो इधर इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है, क्यों दी है इसको देख लेते हैं। रे ब्रदर्स वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड देयर डेट हैज टू बी रिटन ऑफ, यानी कि यहाँ पे जो आपने रे ब्रदर्स के ऊपर प्रोविजन बुक किया हुआ था, अब ये क्या हो गई? ये बैंकरप्ट हो गई। ये किसकी बात कर रहे थे? तो ओपनिंग में बात कर रहे थे। ओपनिंग में हमारे पास रे ब्रदर्स का बैलेंस आ रहा था,
अब वो क्या हो गया, they were declared bankrupt and their debt has to be written off, यानी कि write off करना है during the year. A customer, Taj and Company, has disputed certain sales invoices aggregating rupees 2.8 million, which have been outstanding for more than 1 year. RE estimates that the customer will eventually pay half of the disputed amount. तो बताएं ये कौन सा सिनेरियो है, क्या करना है इसमें? जी उस्मान जवाद, स्पेसिफिक प्रोविजन बिल्कुल ठीक. किस रेट पे स्पेसिफिक प्रोविजन, कितना अमाउंट डाउटफुल है, पे कितना कर लेगा, जहां पे एस्टिमेट आ गया यानी कि प्रोविजन, राइट. RE एस्टिमेट द कस्टमर विल इवेंचुअली पे हाफ द अमाउंट, यानी कि हाफ जो है वो क्या हो जाएगा, फिर आपका पे ऑफ नहीं होगा. तो प्रोविजन डाउटफुल डेट आपका कितना है, डाउट कितना है, 2.8 मिलियन का हाफ का अमाउंट, ठीक है, हाफ अमाउंट. Amounts aggregating rupees 1.5 million due from general customers are not recoverable and have to be written off. यानी कि ये भी आपको एक ये राइट ऑफ बताया, ये स्पेशल कस्टमर था, और यहाँ पे आपको जनरल कस्टमर्स का भी राइट ऑफ का बता रहे हैं. अभी नीचे अब आपको कह रहे हैं प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2016, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट. लेकिन आपको ये पता है कि जब तक आप डेटर्स का अकाउंट नहीं बनाएंगे, आपको क्लोजिंग डेटर्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई ना, ये तो आपको ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है, यानी कि आपको क्लोजिंग डेटर्स की पहले इंफॉर्मेशन निकालनी है, तभी आप प्रोविजन का काम कंप्लीट कर सकेंगे. तो जब आप इसको बनाएंगे तो अब देखें, आप लोगों ने ये अटेम्प्ट किया हुआ है ना अपने पास, चेक करते रहें कि ठीक किया हुआ है नहीं किया हुआ. चलें जी, तो रिक्वायरमेंट में आपसे मांगे भी तो दो चीजें गई हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है. तो आपने पार्ट ए का सोल्यूशन बना देना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का. आपने फॉर्मेट खड़ा कर देना है, 5 6 7 8 लाइनें छोड़ देनी है, ठीक है. पांच लाइनों से ज्यादा मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं पड़ेगी. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और आपने पार्ट बी बना दिया यहाँ पे बैड डेट्स एक्सपेंस, ठीक है. और आपको ये पता है कि इन दोनों के लिए वर्किंग में आपको डेटर्स अकाउंट बनाना लाजमी हो जाएगा, ठीक है. तो जिसके मार्क्स होंगे इसमें, या तो वो बस डेटर्स की कैलकुलेशन भी भले अगर उसको नजर आ जाए ना, भले टी अकाउंट नजर ना आए, आप सिर्फ ये भी बता दो कि किस तरह से आपने क्लोजिंग डेटर्स की अमाउंट कैलकुलेट किए, तो वो भी काफी हो जाएगा. चलें जी, तो ट्रेड डेटर्स आपके पास टोटल कितने थे, 200 मिलियन थे ओपनिंग में. तो आपने ब्रॉड डाउन लिखा, और इधर आपने कर दिया 200 मिलियन, ठीक है जी, सही है, ये आपका हो गया. फिर आप देख रहे हो, फिर आपको बताया जा रहा है, अब बाकी भी हम चीजें डाल देते हैं, ठीक है, अपने बाकी भी प्रोविजन के अकाउंट को भी बना लेते हैं. अब इधर आ जाए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ब्रॉड डाउन कितना होगा, ब्रॉड डाउन इन तीनों फिगर्स का टोटल लिख देंगे, 8 + 6 + 9.1, ठीक है. अलग अलग हमें पता है, हम नहीं लिखते ना. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में जो कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन होता है वो जनरल और स्पेसिफिक का टोटल होता है. अब इसमें उन्होंने आपको ब्रेक करके बता दिया, इसका कोई रीजन है, इसमें आपने जो कैलकुलेशंस करनी है उसके लिए उन्होंने आपको ब्रेक करके बता दिया. तो 8 + 6 + 9.1 आपने यहाँ पे वर्किंग भी दिखा दी, ठीक है, और आपके पास आंसर आ गया 23.1, सही है. चले 23.1 आपके पास आंसर आ गया. चले अब क्या हो रहा है, अब क्रेडिट सेल्स, बैड डेट एक्सपेंस का तो कोई ब्रॉड डाउन होता ही नहीं है. क्रेडिट सेल्स फॉर द मंथ अमाउंटेड टू रुपीज 900 मिलियन. तो आपने क्या किया, डेटर्स अकाउंट में, इसका मतलब है 900 मिलियन की आपने सेल्स दिखा दी, आपने रुपीज को इन मिलियंस ही रखा, कोई मसला नहीं. तो
तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास ये इन्होंने दिया हुआ है सारे जनरल प्रोविजंस और स्पेसिफिक प्रोविजन का बैलेंस, राइट। हमने क्या किया, अब हमने सेल्स, क्रेडिट सेल्स को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स लिखना है। अब इसके अंदर आपको एक बात ये पता है कि डेटर्स के अकाउंट में कैश या बैंक का जो अमाउंट आएगा उसके अंदर बैड डेट रिकवर्ड जो रिसीव हो रहा है ना, वो आपने ले लेना होता है, राइट। क्योंकि उसकी डबल एंट्री बनती है बैंक डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, राइट। उसमें डेटर्स अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा था, पैसे जरूर आ रहे होते हैं, उसमें भी पैसे आ तो रहे होते हैं, लेकिन उसकी डबल एंट्री हमने डालनी होती है किधर, बैड डेट एक्सपेंस में। तो आपने करना क्या है, 850 मिलियन में से आपने 4.5 मिलियन रुपीज को यहाँ से निकाल देना है, राइट। और वो 4.5 मिलियन इंस्टेड आप लोगों ने कहां पे लिखने हैं, वो आपने लिखने हैं बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, राइट। यानी कि ये हो जाएगा 845.5 और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में गए और यहाँ पे आपने 4.5 मिलियन जो है लिख दिया बैड डेट रिकवर्ड या बैंक, व्हाटसोएवर, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है 7.2 मिलियन की जो रिसीव हुई थी नेट ऑफ 10% डिस्काउंट, ये हमें इन्होंने एवं ही नहीं दी। आपको ये बात पता है कि डेटर्स के अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड भी आता है, राइट। तो ये इन्होंने आपको बताया है ये बताने के लिए कि ड्यूरिंग द मंथ डिस्काउंट अलाउ हुआ था, और वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कितनी अमाउंट उसकी होगी, उसके लिए हमने 7.2 मिलियन को यूज करना है। अब आपने सबसे पहले काम क्या करना है, जहां पे भी परसेंटेजेस इन्वॉल्व हो, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपने काम ये वाला करना है कि अगर ओरिजिनल अमाउंट 100 रुपीज होती, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%, अगर ओरिजिनल अमाउंट 100 रुपीज होती तो उस पर डिस्काउंट बनता 10 रुपए का, और जो नेट अमाउंट पे करता डेटर हमें, वो कितना पे करता 90 रुपीज, राइट। क्वेश्चन के अंदर जो डेटर ने हमें अमाउंट पे किया है वो कितना है 7.2 मिलियन, यानी कि दैट रिप्रेजेंट्स 90% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगी बताएं जी उसने एक्चुअली पे कितना करना था, अगर वो डिस्काउंट ना अवेल करता, अगर हम उसको डिस्काउंट ना देते तो कितना उससे हमें पैसा रिसीव करना था, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपने निकालना है एक्स, राइट। आप ये करेंगे 7.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, राइट। आपके पास आंसर आ जाएगा 8 मिलियन, ठीक है जी, सही है, क्लियर है बात। तो अब ये 8 मिलियन क्या है, 8 मिलियन आपकी ग्रॉस अमाउंट है। जो अमाउंट आपको एक्चुअली रिसीव हुई वो कितनी हुई 7.2 मिलियन, यानी कि आपने डिस्काउंट कितने का दिया, 0.8 मिलियन का डिस्काउंट अलाउड था, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट का टर्म इस्तेमाल हुआ है डिस्काउंट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइसेस, तो आपको पता है कि ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट अलाउड है। इज दैट क्लियर? ठीक है जुलेखा, क्लियर है बच्चे, मोहसिन डन। तो इसकी वर्किंग भी हम साथ दिखा देंगे, 7.2 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 और इसमें से आपने माइनस करना है 7.2 को, ठीक है। ये आपने पूरी वर्किंग दिखा दी, इसमें से फिर माइनस किया 7.2 को। अगर सिर्फ 7.2 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर देंगे तो वो तो आंसर 8 आ जाएगा, राइट। आपको 8 और 7.2 का डिफरेंस लेना है। फिर आगे क्या कह रहा है, रे ब्रदर्स वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड देयर डेट इज टू बी। आप मुझे बताओ, आप डायरेक्टली 7.2 मिलियन, अगर आप ये कहते हो कि ये 7.2 मिलियन का 10% आपको डिस्काउंट मिला है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। असल में डिस्काउंट कितने का मिला है, असल में डिस्काउंट मिला है, आपने अपने डेटर को क्या कहा था कि आपने हमें 8 बिलियन रुपीस देने हैं, चलो ठीक है, इस पे आप 10% डिस्काउंट ले लो, यानी कि 0.8 मिलियन का डिस्काउंट ले लो और मुझे पैसे दे दो 7.2 मिलियन। तो हमेशा आपका परसेंटेज ग्रॉस अमाउंट पे लगता है, नेट अमाउंट पे नहीं लगता। इसमें हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, इसमें इन्होंने हमें ये नहीं बताया हुआ था कि ग्रॉस अमाउंट हमें उनसे रिसीवेबल कितना था, तो हमें यही करना है हर केस में, ठीक है। हमने पहले निकालना है ग्रॉस अमाउंट, हमें ये बता दिया था कि नेट हमें पेमेंट कितने की हुई, हमें पता है कि ये पेमेंट हुई है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट,
तो आपने ग्रॉस अमाउंट निकालने के लिए आपको ग्रॉस अप ही करना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से मैंने अभी किया। ठीक है जुलेखा, क्लियर है आवाज अब? ठीक है जुलेखा, आपको भी क्लियर है? ठीक है, सही है। अच्छा जी, फिर हम आते हैं इधर। अब आपको क्या करना है, रे ब्रदर्स को राइट ऑफ करना है। रे ब्रदर्स वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड देयर डेट हैज टू बी रिटन ऑफ। यहाँ पे उन्होंने हमें रे ब्रदर्स का क्या दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है। ये प्रोविजन की अमाउंट है ना, कि रे ब्रदर्स की टोटल अमाउंट में से हमें डाउट है 6 मिलियन रुपए का। और इसमें इन्होंने आपको ये बता दिया कि ये 6 मिलियन आपने किस तरह से कैलकुलेट किया था, 60% ऑफ द बैलेंस से, यानी कि रे ब्रदर्स से जितना हमें पैसा मिलना था उसका 60% आपका डाउट है, और रुपीज में वो आंसर है 6 मिलियन। तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगी जरा मुझे कैलकुलेशन करके बताएं कि रे ब्रदर्स से पैसे कितने आपको रिसीवेबल थे, कितने का टोटल अमाउंट आपने अभी उनसे लेना था, और अब आप कह रहे हो कि इसको हमने राइट ऑफ करना है, तो आप मुझे क्या कहेंगे, आप मुझे ये कहेंगे कि हमने ये 6 मिलियन किस तरह से कैलकुलेट किया होगा। 6 मिलियन हमने कैलकुलेट किया होगा, 6 इज इक्वल टू, और जो भी अमाउंट है x मल्टीप्लाइड बाय 60%, है ना। जो भी अमाउंट है बैलेंस का हमने कहा होगा उसमें हमें 60% का डाउट है, आंसर आया होगा 6 मिलियन। फॉलो करें मेरी बात सब, जुलेखा, जवाद, मोहसिन? जुलेखा, मोहसिन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अब क्या निकालना है, हमने ये निकालना है कि अच्छा अमाउंट ये ओ हमें कितना करता था, टोटल अमाउंट कितना ओ करता था। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 60%। तो आपके पास आ जाएगा 10 मिलियन जो है, नहीं, नॉट द सेम एज अबव, नो 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 नो, इट्स नॉट द सेम एज अबव। ऊपर वाले में तो कोई फिगर लेस हुई हुई थी 7.2 में से, इसमें जो 6 मिलियन है ये तो सीधा सीधा 60% ऑफ सम अमाउंट है। दिस इज नॉट ग्रॉसिंग अप, ग्रॉस अमाउंट थोड़ी निकाल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रे ब्रदर्स से हमें रिसीवेबल कितना था, 10 मिलियन था। हमने ये कहा था कि 10 मिलियन का 60% हमारा डाउटफुल है, यानी कि गिवन ओवर गिवन वाला फॉर्मूला। इन एनी केस ये वाली चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। ठीक है, या चलो उसको वैसे कर सकते हैं, सही कह रहे हो आप। इसमें हम ये कर सकते हैं, इसको अगर इस तरह से करना है ना तो आप ये बात कर सकते हो कि आपका, जैसे यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि अगर ओरिजिनल अमाउंट 100 थी, हाँ परसेंटेजेस में जहां पे भी आ जाए ना आप ये वाला तरीका कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इसको किस तरह अप्लाई करेंगे, रे ब्रदर्स का, हाँ बिल्कुल ठीक, रे ब्रदर्स का 60% ऑफ द बैलेंस जो है वो डाउटफुल था। तो अगर ओरिजिनल अमाउंट 100 होती तो डाउटफुल अमाउंट कितनी होती, 60, है ना। 60% यानी कि 100 रुपीज का 60% आपका डाउटफुल होता है। यहाँ पे डाउटफुल कितना है रुपीज में, एक्चुअली आपने लिखा हुआ है 6। तो ओरिजिनल अमाउंट क्या है, ओरिजिनल अमाउंट आप y कैलकुलेट कर लो, किस तरह से निकलेगी, 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 60, ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 60, तो 10 आ जाएगा। साउंड प्रॉब्लम? अच्छा, प्लीज गिव मी अ मिनट। चलें, तो ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये काम कर सकते हैं। तो एनीवे हमें जो पता लग गया कि रे ब्रदर्स का जो अमाउंट हमने राइट ऑफ करना है वो क्या करना है, राइट, हमने लिख दिया बैड डेट और आगे हमने लिख दिया रे ब्रदर्स, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे आपके दूसरे राइट ऑफ भी हैं, तो हम एक एक करके कर लेते हैं सबको। फिर आगे वो कह रहा है अ कस्टमर ताज एंड कंपनी हैज डिस्प्यूटेड सर्टेन इनवॉइसेस। ये वाली बात जो है ये आपकी राइट ऑफ आपने नहीं करनी, ये काम आपने करना है स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में देखते हुए, है ना।
स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में बात करते हुए इसको हमने कंसिडर करना है। फिर वो कह रहा है अमाउंट्स एग्रीगेटिंग रुपीज 1.5 मिलियन ड्यू फ्रॉम जनरल कस्टमर्स आर नॉट रिकवरेबल। अब आपको ये बात पता है कि ये हमने टोटल डेटर्स का अकाउंट बनाया है, इसमें हमने स्पेसिफिक डेटर्स और जनरल डेटर्स को अलग अलग तो किया नहीं, हम कभी भी नहीं करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इधर ही आपने दोबारा क्या कर देना है, बैड डेट कर देना है। इसको चाहे तो ज्यादा से ज्यादा मेंशन कर दें जनरल डेटर्स, राइट, और यहाँ पे आप लिखते हैं 1.5 मिलियन। तो यानी कि अब आपने डेटर्स के अकाउंट में जितना भी इनपुट करना था आपने कर लिया। अब आप करेंगे क्या, अब आपने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो आपका कैरेट डाउन आएगा 242.2, ठीक है। तो ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर, सही है, फॉलो कर रहे हैं सारे। ये आपका आ गया कैरेट डाउन, यानी कि अगस्त के महीने का कैरेट डाउन आपके पास आ गया। ये अगस्त 2016 का हम कर रहे हैं, ठीक है, ये काम हो गया। अब आपने इस फिगर को यूज करते हुए क्या करना है, जनरल डेटर्स और स्पेसिफिक डेटर्स की कैलकुलेशन करनी है। अब आप जब ओपनिंग में सबसे पहले चेक करेंगे, रे ब्रदर्स तो आपके हो गए राइट ऑफ, यानी कि वो अब इस अमाउंट में शामिल ही नहीं है। 10 मिलियन का उनका जितना अमाउंट था वो तो आपने कर दिया राइट ऑफ, है ना। अच्छा, साथ में ना बैड डेट्स की राइट ऑफ की एंट्री बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट में भी करते जाएं ताकि वो मसला ना हो, ठीक है। डेटर्स 10 मिलियन और डेटर्स, ठीक है ना, ये चीज फॉलो कर रहे हैं। ये हमने क्या किया, बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करते हुए डेटर्स अकाउंट को ये क्रेडिट कर दिया। ये चीज मैंने उधर भी पोस्ट कर दी साथ साथ ही, ठीक है, ताकि चीजें हमारे कंट्रोल में रहे। आखिरी हमारे पास क्या स्टेप रह गया, हमने देखें बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट में रिकवर्ड को भी रिकॉर्ड कर दिया हुआ, राइट ऑफ को भी रिकॉर्ड कर दिया। अब सिर्फ आपका सिर्फ प्रोविजन का काम बाकी रह गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो टोटल डेटर्स की पॉपुलेशन है वो कितनी है, टोटल डेटर्स आपके पास है 242.20, ठीक है, 242.20, ये आपने यहाँ पे लिखा। अब आपने क्या करना है, टोटल डेटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। आपने देखना है कि स्पेशल डेट की अमाउंट डिवाइड करनी है। ये मैं आप लोगों से अभी टेस्ट भी आपका डिस्कस करती हूँ, देखते हैं कितने लोगों ने ये गलतियां की हैं, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, आपने प्रोविजन के परसेंटेज को लिफ्ट नहीं करानी है, पहले आपने क्या करना है, डेट्स की फिगर्स को अलग अलग करना है, डेट की फिगर को, ठीक है। चलें जी, तो इसमें आपने क्या किया, अब देखें आपके पास ओपनिंग प्रोविजन में स्पेसिफिक प्रोविजन एक नजर आ रहा है बी ट्रेडर्स का, जो कि इस साल राइट ऑफ नहीं हुआ। और इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम ये कहेंगे कि बी ट्रेडर्स ने साल के महीने के आखिर तक आपको पेमेंट भी नहीं की, यानी कि ये पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। आप ये अज्यूम कर लें, आप अपनी तरफ से ये नहीं कह सकते कि कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स में हो सकता है बी ट्रेडर्स का अमाउंट भी शामिल हो, बी ट्रेडर्स ने भी आपको पे कर दिया हो। तो स्पेशल डेटर्स के केस में अगर कोई रिकवरी होती है तो वो आपको बताएगा, ठीक है, वो आपको खास तौर पे बताएगा। आपने क्या कहना है, रे ब्रदर्स का तो आपने राइट ऑफ कर दिया, बी ट्रेडर्स अभी भी बचा हुआ है। 8 मिलियन क्या है, 100% ऑफ द बैलेंस, यानी कि बी ट्रेडर्स से ड्यू भी इतना ही था और हमें डाउट भी पूरी अमाउंट में है, राइट। यानी कि इस सिनेरियो में स्पेशल डेट्स के अंदर जो डेट की फिगर है वो भी क्या है, 8 मिलियन है। तो आप बड़े मजे से यहाँ पे 8 मिलियन लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरा स्पेशल प्रोविजन रिक्वायर्ड है ताज एंड कंपनी के केस में। अब ताज एंड कंपनी के केस में ताज से रिसीवेबल कितना है, हमें 2.8 मिलियन, है ना। डेट की अमाउंट कितनी है, 2.8 मिलियन। प्रोविजन ऑन दी अदर हैंड उसका 50% यानी कि 1.4 होगा। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो डेट की फिगर को अलग कर देना है। आपने ये काम करना है कि आपने ओरिजिनल अमाउंट्स को इस अमाउंट में, इस अमाउंट को बेसिकली आपने सेग्रीगेट कर दिया। अब इस 242.2 में ताज कंपनी का
2.8 मिलियन अमाउंट शामिल है, उसको आपने अलग कर दिया। अभी आपने प्रोविजन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, प्रोविजन के परसेंटेज पे नहीं आए पहले, ठीक है। आपने 242.2 को इस तरह से कर दिया। आपको ये पता है कि 242.2 में से टोटल अमाउंट 10.8 मिलियन की ऐसी है जो कि स्पेशल डेटर्स है। तो जनरल डेटर्स कितने होंगे रिमेनिंग? 242.2 माइनस 10.8, ठीक है, 231.4। अब आपने क्या करना है? अब आपने बात करनी है प्रोविजन के परसेंटेजेस की। अब इधर आ जाएं, पहले आते हैं स्पेशल डेटर्स में। बी ट्रेडर के लिए क्या रेट एप्लीकेबल है? बी ट्रेडर के लिए एप्लीकेबल है 100%, जो कि ओपनिंग में था। तो आपने क्या किया? आपने कहा 8 डेट की अमाउंट थी इंटू 100%, आंसर भी आएगा 8। अब हम प्रोविजन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ताज के लिए कितना परसेंट रेट है? 50%। तो आपने डेट की फिगर मल्टीप्लाइड बाय 50% ये काम किया और ये अमाउंट लिख दी। तो अब आपके पास जो स्पेशल प्रोविजन है, स्पेसिफिक प्रोविजन है कैरेट डाउन, वो कितना आ गया? 9.4 मिलियन, ठीक है। इसको मैं ये ऊपर ये फिगर आ गई, क्लियर है? 9.4 मिलियन, ठीक है। फिर हम इधर आते हैं। अब इधर आपको जनरल प्रोविजन का भी इन्होंने आपको बैलेंस दिया हुआ है। 5% ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस का क्या हो जाएगा? जनरल प्रोविजन हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक मिनट, मुझे जरा एक कैलकुलेशन करने दें कंफर्मेशन की। ठीक है, सही है, यहां तक समझ आ गया। यानी कि अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे इस अमाउंट का 5% हमारा क्या हो जाएगा? जनरल प्रोविजन का कैरी डाउन। जी समझ आ रही है बात जुलेखा? बहुत सिंपल सा सवाल था। तो टोटल कैरेट डाउन हमारे पास कितना है? 9.4 प्लस 11.57। ये टोटल आपका प्रोविजन का कैरेट डाउन हो जाएगा। आप प्रोविजन के अकाउंट में जाएंगे, कितना अमाउंट था? 20.97। प्रोविजन के अकाउंट में गए, यहाँ पे कैरेट डाउन लिखा, 20.97 लिखा, यहाँ पे वर्किंग का रेफरेंस दे दिया, वर्किंग टू। बैलेंस करने पे जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो है, इंक्रीज इन प्रोविजन है, डिक्रीज इन प्रोविजन है, इनकम है, एक्सपेंस है? जी जवाद, जुलेखा, मोहसिन, आवाज आ रही है? इनकम है, वेरी गुड। डिक्रीज इन प्रोविजन है, ओपनिंग में आपका 23.10 था, क्लोजिंग में 20.97 था। आपकी बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली निकलेगी डेबिट साइड पे। तो अगर आपका प्रोविजन का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपको बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट करना है, राइट। 2.13 से आप बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट में जाएंगे, 2.13 से आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, क्लियर हो गई बात। प्रोविजन का अकाउंट क्लोज हो गया। अब क्लोज करेंगे बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट। जब इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16। ये 16 क्या है? सिक्सटीन थोड़ी है अमाउंट जी, चलें देख लें, ठीक है। तो आपका बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर है वो 4.87 है, राइट। इधर आपका डिक्रीज इन प्रोविजन आ रहा है 2.13 का। ये आपका पूरा बन गया। हाँ जी, मुश्किल था ये? बिल्कुल भी नहीं, है ना जुलेखा? 2.31, ओहो अच्छा, इसकी वजह से इस तरह से हुआ। 2.31 कौन सा? आप ये डिक्रीज इन प्रोविजन की बात कर रहे हो? चलो ठीक है, जो भी गलती हुई थी पता लग गई ना, मिस्टेक पता लग गई। अच्छा,
कुछ और लग रहा था, देख लेते हैं, मैं से मेरे पास सोल्यूशन होगा, इसको चेक कर लेते हैं। सही है। तो आई कैप के सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा हमारे से डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग हो सकती है। आपने बस ये चेक करना है कि क्या इनके एसओसीआई की फिगर और क्या इनके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कैरी डाउन हमारे से हो जाता है या नहीं हो जाता। अच्छा चलो ठीक है, तो अब हो गया, अब समझ आ गई बात, ठीक है। तो इसको इस तरह से करना है। अब टेस्ट वाला पेपर भी सॉल्व कर लें जल्दी से, देख लें उसको, सोल्यूशन मैं आपके सामने रख देती हूँ। अब आप लोगों को सब आता है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ डेट की फिगर अलग से माइनस करनी थी, वरना एग्जैक्टली वही वाला उसी फॉर्मेट पे सवाल है जो कि जिसका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन कराया हुआ है, राइट। अपने अपने आप पेपर्स निकाल लें, टेस्ट पेपर्स निकाल लें। अच्छा मेरे पास भी यहाँ पे जुलेखा का आया हुआ है, मोहसिन का है, जवाद आपने मुझे ईमेल किया था, मैं असल में पर्सनली चेक नहीं कर सकी, तो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। अभी मैं इंशाल्लाह, अभी मेरे पास आज टाइम है तो मैं अभी बैठ के आप लोगों का थोड़ा सा चेक कर लूंगी और मैं आप लोगों को उस पर मार्क्स बता दूंगी कि कितने कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो जिनका मार्क्स का है कि मार्क्स कितने आए वो मैं आपको उनको फिर मैं बता दूंगी। तो आपके पास सवाल ये था, रिवाइज करने की जरूरत है, सवाल पूरा रीड करने की जरूरत है। आपको इन्होंने क्या दिया हुआ था, मदनी ट्रेडर्स का आपको उन्होंने आपको दिया हुआ था कि इंफॉर्मेशन क्या क्या है, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस जो है वो नीचे कहीं दिया हुआ था, फिर बताया हुआ था क्रेडिट सेल्स इतनी थी, फिर उसमें इन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है बैलेंसेज ऑन डेटर्स अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस का वो है, डेटर्स का बैलेंस है, और ये ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस है, और इसमें इन्होंने आपको बता दिया कि एक स्पेसिफिक प्रोविजन भी है 5,60,000 का, तो कोई बात नहीं, आप शामिल करके बीडी लिखते हो, राइट। फिर आपके पास एक कस्टमर है जिसका मैंने चेक करना था कि भाई कॉन्ट्रा आप कौन सी एंट्री से पास करोगे, तो लोअर ऑफ द टू से आपने कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी, क्योंकि देखो अभी आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस आपने डेटर्स का कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर जो जो कॉन्ट्रा हो रहा है इसकी आपने एंट्री पास करनी है, राइट। सेपरेट फ्रॉम, फिर लिखा हुआ है सेपरेट फ्रॉम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मेंशन्ड अबव, ₹1,00,000 वर रिसीव थ्रू चेक, यानी कि ये 1,00,000 का अमाउंट इसमें शामिल नहीं है, आपको माइनस नहीं करना, ठीक है। 9675 प्योरली नॉर्मल डेटर्स ने जो आपको पैसे दिए हैं वो है, इसमें बैड डेट रिकवर शामिल नहीं है। फिर स्पेसिफिक प्रोविजन के अगेंस्ट जो रिकवरीज हैं वो बता दी गई, जहां भी लिखा हुआ आ जाए अमाउंट ड्यू एंड प्रोवाइडेड, तो इसका मतलब ये है कि इस पे स्पेसिफिक प्रोविजन 100% मेंटेन किया हुआ है, कि जितना अमाउंट ड्यू है वो सारा का सारा क्या है, डाउटफुल है ना। तो इसमें क्या हो गए, हाफिज एंटरप्राइजेस, बीटा ट्रेडर्स और उमेर एसोसिएट से हम ये कहेंगे कि किसी भी पॉइंट इन टाइम पे जितना भी रिसीवेबल होगा वो 100% ड्यू भी होगा, वो प्रोवाइडेड भी होगा, ठीक है। 100% उसके ऊपर स्पेशल प्रोविजन का रेट है। फिर वो नीचे बता रहा है रिमेनिंग डेट फ्रॉम बीटा ट्रेडर्स, यानी कि साल के शुरू में वो ओ करते थे 245, ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने हमें 1,80,000 पे ऑफ कर दिया, बच कितना गया 35,000 नहीं 45 65,000, राइट। तो 65,000 जो बच गया वो कह रहा है कि उसको हमने राइट ऑफ करना है, और बाकियों के बारे में कह रहा है कि स्पेसिफिक प्रोविजन मेंटेन करना है, किस रेट पे मेंटेन करना है, वही रेट जो ओपनिंग पे था, यानी कि 100%, ठीक है। और नीचे वो कह रहा है स्पेसिफिक प्रोविजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेड अगेंस्ट द फॉलोइंग बैलेंसेस, और इन दोनों के अलावा स्पेसिफिक प्रोविजन अब साल के आखिर में राहील ट्रेडर्स और फहद एसोसिएट्स के ऊपर भी बनाना है, ठीक है। एक का 100%, एक का 50%, और रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर, रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर 5% का आपका प्रोविजन होगा। अब इसका सोल्यूशन देख लें, ये रहा। चलें जी, चेक करते रहे अपने पास। डेटर्स के अकाउंट में कोई मसले वाली बात नहीं थी, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सेल्स ये किस तरह से निकाला, आपके पास जो टोटल सेल्स गिवन है 18 मिलियन की, शायद कितने की थी, चलो ठीक है, वेरी गुड। आपके पास टोटल सेल्स थी 18 मिलियन की, 18 मिलियन के 75% क्रेडिट सेल्स थी, ठीक है।
तो 75% ऑफ 18 मिलियन आता है 13.5 मिलियन। जी मोहसिन, जुलेखा, इसमें किसी को इश्यू है तो बताएं, डिस्कस करते हैं। नहीं है मोहसिन, आपको भी नहीं है इश्यू? ठीक है, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप आ जाएं जी इधर। चलो, बैड डेट एक्सपेंस में आपने डेटर्स ये जो 65,000 का राइट ऑफ किया है इसको तो आपने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, बैड डेट रिकवर्ड को यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, ये काम तो हो गया है ना। अब बारी आती है किसकी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। आपने जो ब्रॉट डाउन गिवन है ओपनिंग वो यहाँ लिख दिया। आप इधर आ जाए, वर्किंग में आए। ये जो मैंने वर्किंग की थी कि हाफिज एंटरप्राइजेस, बीटा ट्रेडर्स और उमैर एसोसिएट से कितना अमाउंट अब रिमेनिंग है ना। तो अमाउंट साल के शुरू में अमाउंट ड्यू एंड प्रोवाइडेड ये था, ड्यूरिंग द ईयर रिकवरीज ये हुई, तो अब रिमेनिंग कितना बच गया? 1,60,000 में से 50,000 मिल गया, 1,10,000 बच गया जिसके ऊपर प्रोविजन बुक करना है एट द रेट ऑफ 100%। 245 में से 180 मिल गया, 65,000 बच गया जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया। 155 में से 125 मिल गया, 30 बच गया, इसके ऊपर भी प्रोविजन बुक करना है एट द रेट ऑफ 100%, राइट। फिर नीचे आ जाए, आपके पास टोटल डेटर्स कितने हैं? 10,05,000, राइट। अब इसमें से मैंने जो चेक करना था वो ये चेक करना था कि कितने लोगों ने यहाँ पे फहद का डेट का अमाउंट माइनस किया हुआ है और कितने लोगों ने यहाँ पे प्रोविजन का अमाउंट माइनस किया हुआ है। हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? हम सबसे पहले डेट्स को अलग अलग करते हैं ना। तो फहद एंटरप्राइजेस से आपको ड्यू कितना है? 4 लाख रुपीज। तो 10,05,000 में 4 लाख रुपीज का जो अमाउंट शामिल है उसको पहले आपने अलग कर लेना है। फिर आपने जनरल प्रोविजन की रेट अप्लाई करनी है रिमेनिंग डेट्स के ऊपर। बात समझ आ रही है? तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अमाउंट एलिजिबल फॉर जनरल अलाउंस निकालते हुए क्या कर दिया, ये सारे बेसिकली मैंने किया क्या, वही मैंने कैटेगराइज किया ना। 10,05,000 में से मेरे स्पेशल डेटर्स टोटल थे 6,90,000, इनको मैंने अलग कर दिया। जी क्या क्या किया आप लोगों ने? 4 लाख रुपीज माइनस किया है। मैं देखती हूँ अभी, मोहसिन का देखती हूँ, मोहसिन का देखती हूँ, जुलेखा का देखती हूँ, क्या आप लोगों ने किया हुआ इसमें? ये समझ में आ रहा है? हाँ देखो मोहसिन, गलती की हुई आपने, है ना। आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है? आपने यहाँ पे, आपने भी किया हुआ है, बिल्कुल सबने यही किया हुआ है, राइट। आपने भी यहाँ पे ये किया हुआ है कि आपने फहद एंटरप्राइजेस के 2 लाख को अलग किया हुआ है। ऐसा नहीं करना। बात समझ आ गई अब? ये मैं क्लास में भी बार बार रिपीट थी कि आपको डेट की अमाउंट माइनस करनी है, प्रोविजन की अमाउंट अलग थोड़ी करनी है अभी। नहीं, ये प्रोविजन की परसेंटेज है। माइनस हाँ, तो मैंने 4 लाख ही किया है। पहले नहीं अप्लाई करनी, पहले आपने ये बताना ये क्या है। ये टोटल डेटर्स की अमाउंट है। टोटल डेटर्स की अमाउंट में से बताना है कि स्पेशल लोग कौन से हैं। तो स्पेशल लोग की पूरी अमाउंट को आप अलग करोगे ना। बात समझ आ रही है? तो स्पेशल डेटर्स में आपके कौन कौन है? स्पेशल डेटर्स में आपके ये चारों हैं, हाफिज, उमैर, ऊपर से हाफिज और उमैर ये तो ओपनिंग वाले हैं, राहील और फहद ये नए आ गए। तो आपने इनको इस तरह से लिख दिया कि स्पेशल डेटर्स मेरे ये हैं, है ना, हाफिज, उमैर, राहील और फहद। अब इन स्पेशल डेटर्स की अमाउंट्स क्या क्या है? अब हम अकाउंटिंग में तो अमाउंट्स के हिसाब से कर रहे होते हैं ना। तो अब आप इन स्पेशल डेटर्स की अमाउंट्स को लिखोगे पूरी पूरी फिगर्स। आप अगर मुझे ये कहते हो कि स्पेशल डेटर्स में, हाँ कैलकुलेशन, हाँ देखो प्रोविजन की कैलकुलेशन तो ठीक होगी, स्पेशल प्रोविजन की कैलकुलेशन ठीक होगी, लेकिन इस गलती की वजह से आपका जनरल प्रोविजन का अमाउंट गलत आएगा। जनरल प्रोविजन का बैलेंस अब आपका गलत हो जाएगा ना। आप देखो इधर, अब देखो क्या हुआ। कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली ठीक है, स्पेशल प्रोविजन तो 2 लाख रुपए ही है फहद के ऊपर, लेकिन इधर देखो, अब मैंने इसको टोटल किया, मैंने कहा 1,05,000 में टोटल स्पेशल लोग मेरे इतने हैं,
फहद की पूरी फिगर आएगी ना, पूरे 4 लाख को मैं कहूंगी कि स्पेशल फिगर है, 4 लाख के ऊपर 5% का स्पेसिफिक जनरल प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा, 50% का स्पेशल प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। अब जब मैं जनरल डेटर्स की फिगर निकालूंगी क्या आएगी, 10,05,000 माइनस 6,90,000, मेरा कितना आ रहा है 9315,000। अच्छा मोहसिन आपका भी 931, ये कैसे हो गया? मैम मैंने ना प्रोविजन दिखा दिए, लेकिन जनरल में से -4 लेके किया हुआ है। तो आपने फिर देखो ये जो आपने फ्लो चार्ट टाइप का बनाया है ना, जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो फिर गलत हो गया ना। ये तो फिर आपने दिखा दिया कि 10.5 मिलियन 10,05,000 की तो ब्रेकअप आप बता रहे हो, इस तरह से फिर मत करो। ऊपर फिर आप 10,05,000 मत लिखो ना, बिल्कुल ठीक वर्किंग की है फिर तो आपने, लेकिन वो फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैं जिस तरह से लाइन बना के डिवाइड करती हूँ वो तो फिर करती हूँ ना कि इस 10,05,000 का ब्रेकअप ये हुआ, फिर जाके प्रोविजन दिखा, या आप इस तरह से मत करो फिर, ठीक है। लेकिन यस चलो ठीक है, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह सही किया। अच्छा मैंने आपका जनरल डेटर्स की चीज नहीं देखी थी, ठीक है। बात समझ आ गई सबको? मोहसिन, जुलेखा, जवाद, तो अब ये आपके पास क्या हो गया, पहले तो आपने डेट्स की चीज माइनस कर दी, अब आप प्रोविजन के ऊपर आएंगे। अब आप ये कहेंगे, अब आपने अलग अलग स्पेसिफिक प्रोविजन की कैलकुलेशन की। आपने कहा हाफिज के ऊपर कितना आपका रेट अप्लाई हो रहा है, 100%, ठीक है। इसी तरह इस पे भी 100%, राहील पे भी 100%, और फहद के ऊपर कितना है 400,000 का 50%। ये अब आपने निकाल लिया प्रोविजन का टोटल अमाउंट, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोविजन का ये आपके पास आ गया बैलेंस, ठीक है। और जनरल प्रोविजन का बैलेंस कितना होगा, 9315 मल्टीप्लाइड बाय 5%। तो टोटल आपके प्रोविजन का कैरेट डाउन आएगा दिस प्लस दिस, 955,750। ये आपने यहां लिखा 955,750। इंक्रीज इन प्रोविजन का ये केस है, 63,750 से प्रोविजन क्रेडिट और बैडेड एक्सपेंस डेबिट। जी जुलेखा क्लियर है? जवाद, चले अब और कौन कौन से सवाल है आपके? J7 था। एक काम ये करें, अगर प्रोविजन वगैरह से मिड टर्म के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सवाल है ना, वो पहले पूछ लें। बैडेट्स में, बैडेट एक्सपेंस में तो जाता है ना बैडेट रिकवर्ड। डबल एंट्री क्या बनती है बैडेट रिकवर्ड की, बैंक डेबिट और बैडेट एक्सपेंस क्रेडिट 1 लाख। ये तो बैडेट रिकवर्ड की डबल एंट्री को पोस्ट किया हुआ है, यहां पे मैंने लिखा है बच्चे, ये 1 लाख रुपीज हाईलाइट हुआ हुआ है ना। मैंने इसको बैंक की जगह, इसको मैं यहाँ पे बैडेट रिकवर्ड भी लिख दूं, जो भी चीज लिखूं, कुछ भी लिख दूं। असल में डबल एंट्री किधर हो रही है, डबल एंट्री पास हो रही है बैंक और बैडेड एक्सपेंस में, तो मैंने इसमें बैंक का रेफरेंस दे दिया, कोई बात नहीं। 50,000 कहां रिकवर हो रहा है बच्चे, 50,000 कहां पे रिकवर हो रहा है? बैडेड रिकवर तो सिर्फ एक ही है ना, बैडेड रिकवर तो ये रहा बस। एक सेकेंड मोहसिन, बच्चे रुक जाओ एक सेकेंड। जी जुलेखा क्लियर है? 1,80,000 का ये बैडेट रिकवरीज थोड़ी है बच्चे। नहीं 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 नहीं, ये बैड डेट रिकवर्ड थोड़ी है। बैड डेट क्या, रिकवर्ड क्या होता है, ऐसा अमाउंट जो कि आपने राइट ऑफ कर दिया था पिछले सालों में और फिर आपको रिकवर हो रहा है। ये जो रिकवरीज हो रही हैं ये तो प्रोविजन के अगेंस्ट रिकवरीज हो रही हैं, वो हमारा बैड डेट रिकवर्ड थोड़ी कहलाता है। ये जो लोग थे हाफिज एंटरप्राइजेस, बीटा ट्रेडर्स और उमेर एसोसिएट्स, इनको हमने राइट ऑफ नहीं किया हुआ था, इनका हमने अमाउंट डेटर के अकाउंट में रहने दिया हुआ था, बस क्या किया हुआ था, प्रोविजन बुक किया हुआ था इनके अगेंस्ट। तो दैट्स अनदर स्टोरी ना, वो बैड डेट रिकवर्ड थोड़ी होता है। क्या हाफिज एंटरप्राइजेस, बीटा ट्रेडर्स और उमेर एसोसिएट्स को हमने राइट ऑफ कर दिया था पिछले साल में? नहीं, प्रोविजन बुक किया हुआ था।
जो जिन डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बुक किया होता है उनको आपने राइट ऑफ नहीं किया होता, वो अभी भी आपके डेटर्स में आ रहे होते हैं, है ना। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि आपने उनके अगेंस्ट थोड़ा डाउट बुक कर लिया होता है, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट अगर रिकवरी हो रही है तो वो तो नॉर्मल आपकी कलेक्शंस हैं, ये बैड डेट रिकवर्ड नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, जी मोहसिन पूछिए सवाल अपना। मैम अगर हमें ओपनिंग बैलेंस दियो डेटर्स का, हाँ, और कहा गया हो कि इसमें ना एक डेटर्स की रिकवरी अमाउंट भी शामिल है, ऐसा तो नहीं हो हम उसको ऐसा निकालेंगे नहीं हो उसमें से? सकता, ओपनिंग बैलेंस में रिकवर्ड की अमाउंट शामिल नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, वो गलती बता रहा हूँ ना कि ये मतलब मिस्टेक हुई थी हमसे, वो नहीं कह सकता ये? ओपनिंग बैलेंस में रिकवर्ड का अमाउंट शामिल है, बैड डेट रिकवर्ड मुश्किल है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। यानी 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 पिछले साल किसी डेटर ने रिकवरी हुई थी, हमने वो माइनस नहीं की हुई इसमें से? तो बच्चे बैड डेट रिकवर्ड में जब बैड डेट रिकवर्ड की बात करते हो ना तो आप ये बोलते हो कि वो अमाउंट तो डेटर्स के अकाउंट में आ ही नहीं रहा था, क्योंकि जब आपने इसको राइट ऑफ किया था तो आपने इसको बुक से निकाल दिया था। राइट ऑफ हुआ था 2 साल पहले, फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ हुआ था 2 साल पहले, 1 लाख रुपए का आपने राइट ऑफ कर दिया, आपने 1 लाख रुपए से डेटर्स के अकाउंट को कर दिया था क्रेडिट। तो अब अगर वो कह रहा है कि बैड डेट रिकवर्ड अगर अमाउंट है 1 लाख रुपए वो रिकवर हो रहा है, तो वो कैसे डेटर्स के अकाउंट में शामिल हो सकता है, वो थोड़ा सा बहुत अजीब सी बात हो जाएगी। वो जो अगर नहीं गलती, नहीं मैम, वो कहे कि रिकवरी हुई थी, हमने डेटर्स में से माइनस नहीं की गलती से। बच्चे डेटर्स में से तो अब कहाँ कहाँ डेटर्स से माइनस नहीं की, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से माइनस नहीं की। हाँ जी, कहां से माइनस नहीं की, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से माइनस नहीं की। मैम ओपनिंग बैलेंस से डेटर्स बच्चे के। नहीं, ये थोड़ा ये अजीब सी एरर हो रहा है, ये इस तरह से आएगा नहीं कभी, इस तरह हो नहीं सकता। ये एरर ही अजीब सा है जो आप बात कर रहे हो ना, अब हर किस्म का एरर भी आपका पॉसिबल थोड़ी है, ये बात ही आप अजीब कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता, इस तरह से एरर भी नहीं हो सकता। अगर कोई है आपके पास सवाल है जिसमें लिखा हुआ हो ना, तो फिर आप मुझे दिखाओ वो, ठीक है। इस तरह से हो ही नहीं सकता। वो क्या मतलब है कि ओपनिंग डेटर से उसने माइनस नहीं किया, क्या माइनस नहीं किया, ये मैं पूछ रही हूँ, क्या माइनस नहीं किया उसने। जब बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है, ऐसा अमाउंट जो कि पहले राइट ऑफ हो चुका हो और बाद में वो रिसीव हो रहा हो। अब अगर आप ये बात कह रहे हो कि बैड डेट रिकवर्ड माइनस नहीं हुआ, तो माइनस तो होना ही नहीं चाहिए था। ये बैड डेट राइट ऑफ आपका जब आपने एंट्री पास की थी, तो बैड डेट राइट ऑफ की वजह से वो अमाउंट आपके डेटर्स से निकल चुकी है, तो बैड डेट रिकवर्ड तो कभी आप माइनस वैसे भी नहीं करते हो। बैड डेट रिकवर्ड को तो सिर्फ मैंने आपको ये बोला हुआ है कि बैड डेट रिकवर्ड को जब आप डेटर्स के अकाउंट में बैंक की फिगर लिख रहे होते हो क्रेडिट साइड पे, तो उसमें बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर इस अमाउंट में बैड डेट रिकवर्ड की अमाउंट शामिल है तो उसको निकाल दें, क्योंकि उसकी डबल एंट्री पढ़नी है बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में, डेटर्स के अकाउंट में एंट्री नहीं पढ़नी, बस ये बात है। तो आप जो बात कर रहे हो ना वो है ही नहीं पॉसिबल, वो बहुत ही अजीब बात है, एरर भी इस तरह का नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ जी जुलेखा, और सवाल कौन से क्वेश्चन में? स्प्रिंग 16 में, अच्छा देख लेते हैं इसको। प्रोविजन का प्रोविजन का ना, बैंक रिकंसिलिएशन का, हाँ जी इसमें क्या?
जी जुलेखा, इसमें कौन सा कहाँ पे इश्यू आ रहा है? 5 लाख कौन सा है? ये वाली जो है? डिसऑनर्ड के बाद उसको नहीं, आपने ये वाला जो डिसऑनर करना है ना, 666 वाला, आपने सिर्फ 4550 को डिसऑनर्ड करना है। बात वो ये कर रहा है कि चेक नंबर 777 वाज इशूड टू रिप्लेस चेक नंबर 666, यानी कि चेक नंबर 777 की अमाउंट हम देख रहे हैं तो वह 5 लाख। 5 लाख में 4,55,000 की वाली पेमेंट भी शामिल है क्योंकि वो डिसऑनर हो गया था। तो जब आपने पेमेंट करने के लिए नया चेक इशू किया तो उस वो आपने बना दिया 5 लाख का। 5 लाख का क्यों बनाया? 4,55,000 इसकी पेमेंट प्लस 45,000 आपने इन द मीन टाइम उस सप्लायर से कोई और चीजें भी खरीद ली थी, तो आपने इकट्ठी उनकी भी पेमेंट साथ ही कर दी। पिछली पेमेंट 4,55,000 की और 45,000 किसी और ट्रांजैक्शन की, वो ये बात कर रहा है। द डिफरेंस ऑफ ₹45,000 रिप्रेजेंट्स पेमेंट अगेंस्ट अनदर इनवॉइस। तो उसका आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ डिसऑनर्ड की एंट्री पास करनी है, इसको डेबिट करना है 455,000 से। डिसऑनर्ड जरूर होता है। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, कोई और ट्रीटमेंट थोड़ी होगी। 455,000 चेक नंबर 666 को डिसऑनर्ड करना है ना, तो डिसऑनर्ड ही करेंगे, और क्या करेंगे फिर? आप क्या करना चाह रहे हो? मैं देखती हूँ मोहसिन, मेरे पास असल में सारी चीजों के ना सोल्यूशंस वगैरह होते नहीं है, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही मुझे मिलते हैं यहाँ से, तो मैं देख लेती हूँ, अगर तो मुझे मिल जाते हैं सोल्यूशन तो ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगी। हाँ जी जुलेखा, बच्चे बताओ क्या इश्यू आ रहा है आपका इसमें? इसमें डिसऑनर्ड है तो डिसऑनर्ड ही करेंगे ना। पेमेंट की डिसऑनर्ड हो रही है, आउटस्टैंडिंग चेक डिसऑनर्ड हो रहा है, यानी कि पेमेंट डिसऑनर हो रही है, तो आपने पेमेंट को रिसीट साइड पे दिखा देना है 455,000 को। 5 लाख आपकी पेमेंट दिखाई हुई है आपने, आपने उसकी जगह दोबारा से 455,000 की पेमेंट नहीं दिखानी क्योंकि वो इस 5 लाख वाली पेमेंट में शामिल है। नीचे यही बात बता रहा है, ठीक है जी। और कोई सवाल? जवाद, मोहसिन, जुलेखा, क्लियर है? क्लियर है जवाद? आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है इस तरह के? J10, अच्छा। जे मोहसिन, आपका क्या था? J10 जी जुलेखा, J10 में क्या मसला आ रहा है? या एक सेकंड, मेरे हाल से मेरे पास के सॉल्यूशंस मौजूद है, मैं अगर सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगी तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलें ठीक है, मैं मुझे लग रहा है कि मेरे पास शायद इन सबके सॉल्यूशंस भी हों, तो मैं अपलोड कर देती हूँ जी। सॉल्यूशन जुलेखा, मुझे आपकी टाइपिंग समझ में नहीं आ रही, आप क्या लिख रहे हो? अच्छा, सोल्यूशन हो तो आसान हो जाए, अच्छा ठीक है, सही है। चलो ठीक है, मैं फिर देखती हूँ, मुझे मेरे पास अगर इन सबके सोल्यूशन हो मैं अपलोड कर दूंगी। तो जुलेखा, J10 में कोई स्पेसिफिक मसला है? हाँ, ऑटो करेक्ट ऑन लग रहा है। नहीं है, वैसे ही जनरली मसला आ रहा है। अच्छा चलो, एक काम ये करती हूँ ना, मैं सोल्यूशन अपलोड कर देती हूँ, उसको देख के भी क्या पता समझ में आ जाए। J9 देखते हैं, G और H एंट्री देख लेते हैं। J9
आउटस्टैंडिंग चेक्स एक्सक्लूडिंग दोज रिटर्न बैक टोटल ₹750। क्या हो गया, ये तो अनप्रेजेंटेड चेक्स है ना। ये कह रहा है रिटर्न बैक यानी कि डिसऑनर्ड, एक्सक्लूडिंग दोज दैट वर डिसऑनर्ड यानी कि परफेक्टली आउटस्टैंडिंग जो है वो है। अच्छा चलें ठीक है, देखते हैं। और एच क्या कह रहा है, इन द प्रीवियस मंथ मिस्टर सरफराज, किधर गया, इन द प्रीवियस मंथ मिस्टर सरफराज हैज रिटर्न बैक ओल्ड चेक्स ₹34। ये कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग चेक्स एक्सक्लूडिंग दोज रिटर्न बैक टोटल ₹750। और नीचे वो बता रहा है कि मिस्टर सरफराज हैज रिटर्न बैक ओल्ड चेक्स टोटलिंग ₹34। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, डिसऑनर्ड की एंट्री पास कर दी, राइट बैक कर दिया इनको, राइट, विदाउट टेलिंग बैंक दैट दीज वर टू बी कैंसल्ड। अब क्या हुआ, अब उन्होंने राइट बैक कर लिए, किसी भी रीजन की वजह से उन्होंने अपने पास कर दिया कि ये डिसऑनर्ड थे। क्या आ रहे थे वो आ रहे थे पेमेंट के तौर पे ₹34 के चेक्स। अब उन्होंने बैंक को फोन करके ये नहीं बोला कि अगर ये पार्टी आए तो इसको पैसे मत देना। फॉर एग्जाम्पल वो डिसऑनर्ड उन्होंने किसी और वजह से किए थे, कोई एरर नहीं था चेक का, उन्होंने वैसे राइट ऑफ कर दी, राइट बैक कर दिए थे कि मैंने इन पार्टीज को पेमेंट नहीं करना। चेक पार्टीज के पास जा चुका था, अपने पास इन्होंने कहा कि पेमेंट नहीं करना। ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक चीज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि आपने पेमेंट पार्टी को पेमेंट गलत अमाउंट से कर दिया है, आपने ₹1000 का चेक इशू करना था, आपने 10,000 का इशू कर दिया। वैलिड तो है ना वो चेक, है ना, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें डेट की गलती नहीं है, उसमें नाम की गलती नहीं है, उसमें सिग्नेचर गलत नहीं है, उसमें अमाउंट गलत है। अब बैंक बेचारे को क्या पता क्या उसने अमाउंट, आपने अमाउंट ही गलत लिख दिया है। तो अब वो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, वो 10,000 का जो चेक था उसको राइट बैक कर दिया, अपने पास आपने रिवर्स कर दिया। बैंक को फोन करना भूल गए कि अगर ये चेक आएगा तो इसको ऑनर मत करना। तो क्या हुआ, जब वो चेक प्रेजेंट हुआ, ₹34 में से ₹8 वाला जो चेक है ना वो प्रेजेंट हो गया पेमेंट के लिए, और उसकी पेमेंट भी हो गई। अब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपने सिर्फ करना क्या है कि ₹34 को जो आपने राइट बैक किया था, अब उसमें से चारों ना चार आपको ₹8 की पेमेंट दिखानी पड़ेगी अपनी कैश बुक में। बात समझ आ रही है। ₹8 की आपने कहा था पेमेंट नहीं होगी, इसको रिवर्स कर देते हैं, रिसीट दिखा देते हैं इनकी, मैंने पेमेंट दिखाया था, मैंने इसको डिसऑनर कर देना है। आपने तो डिसऑनर कर दिया, बैंक को आपने नहीं बताया, बैंक बेचारे ने तो पेमेंट कर दी ना ₹8 की। अब वो तो पेमेंट वापस नहीं आने वाली, तो अब आप क्या करोगे, आप भी अपनी कैश बुक में पेमेंट फिर दिखा दोगे वापस से। ठीक है मोहसिन, बस ये बात हो रही है इसमें। चलो एक काम ये करो जुलेखा, क्योंकि फिर ये पूरा सवाल हमें करना पड़ जाएगा, इसका मैं सोल्यूशन जो है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी, आप फिर उधर से चेक कर लेना इसको, ठीक है। एफ किसका, J9 का। Mr. Sarfaraz had transferred ₹500 from his deposit account to his current account and the bank had performed the reverse transfer. अब अच्छा, इसमें एक ये पुराना सवाल है ना, तो इसमें मैं आपको ये देखें क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको बैंक अकाउंट्स के बारे में ये बताया था कि सेविंग्स अकाउंट होते हैं, डिपॉजिट अकाउंट होते हैं और करंट अकाउंट होते हैं ना। अब यहाँ पे इसने देखो, इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना, गौर से पढ़ना लाजमी हो जाता है। क्या कह रहा है ये, मिस्टर सरफराज की कैश बुक जो हमने बनाई, अब हर अकाउंट का आपको बैंक स्टेटमेंट अलग अलग मिलता है, ठीक है। अब आपको कैश बुक आपने बनाई करंट अकाउंट की, अब आप करंट अकाउंट की फोकस कर रहे हो। नीचे आए, एफ में क्या लिखा हुआ है, एफ में लिखा हुआ है मिस्टर सरफराज ने ₹500 डिपॉजिट करवाए थे डिपॉजिट अकाउंट से करंट अकाउंट में, यानी कि डिपॉजिट अकाउंट से पैसे निकाल के करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाए थे, ट्रांसफर करवाए थे। तो यानी हम किस अकाउंट पे फोकस कर रहे हैं, हम करंट अकाउंट पे फोकस कर रहे हैं। करंट अकाउंट में पैसे आए थे, लेकिन बैंक ने क्या दिखा दिया था, द बैंक हैड परफॉर्म द रिवर्स ट्रांसफर। बैंक ने अपनी बैंक स्टेटमेंट में दिखाया कि करंट अकाउंट से डिपॉजिट अकाउंट में पैसे गए हैं, तो बैंक एरर हो गया ना। तो हम ये कहेंगे कि जब वो ये एरर रिमूव कर देगा,
अब इसको हमने डबल द अमाउंट से दिखाना हैगा, राइट, रिकंसाइल करने के लिए। बिल्कुल, हम अब बीआरएस में इसको शो करेंगे ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शो करेंगे और डबल द अमाउंट से। डबल द अमाउंट क्यों? अब बैंक को डबल द अमाउंट से काम ठीक करना पड़ेगा। पहले तो वो हमारे करंट अकाउंट में 500 रुपए वापस डालेगा और फिर हमें 500 रुपए डिपॉजिट अकाउंट से करंट अकाउंट में लाता हुआ दिखाएगा। ए इसका देखते हैं। A check for ₹60 drawn by Mr. Aslam was incorrectly cleared by bank through his account. हम किसकी बना रहे हैं? मिस्टर सरफराज की। वो कह रहा है कि मिस्टर असलम ने कोई चेक इशू किया था, कोई दूसरे साहब थे ये। मिस्टर असलम के अकाउंट से पेमेंट निकलनी चाहिए थी ये 60 रुपीज की। ड्रॉ कौन करता है? जो ड्रॉ करता है उसके अकाउंट से पैसे निकलते हैं ना। तो मिस्टर असलम के अकाउंट से पैसे निकलने चाहिए थे 60 रुपीज के, वो बैंक ने मिस्टर सरफराज के अकाउंट से पैसे निकाल दिए। तो ये भी क्या है? ये भी बैंक एरर है। तो अब बैंक क्या करेगा? 60 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में डालेगा। क्लियर्ड मतलब क्लियर करना एक्टिविटी है ना, क्लियरेंस करवाना। क्लियर करना एक एक्टिविटी है कि उसने वो क्लियर कर दिया आपके बैंक अकाउंट से। ये टर्म है एक ऐसा, पे कर देना। सही है। आप मुझे भेज दें। बच्चे, बैंक ने थोड़ी कोई पेमेंट की है। बैंक तो सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट करता हुआ दिखाता है या रिसीट करता हुआ दिखाता है। तो बैंक ने क्या कर दिया? पेमेंट किसके अकाउंट में होनी चाहिए थी? पेमेंट मैंने थोड़ी पैसे दिए किसी पार्टी को। मिस्टर असलम थे, कोई और साहब थे, उनका भी बैंक अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा इसी बैंक में। तो मिस्टर असलम ने किसी पार्टी को 60 रुपीज की पेमेंट की थी, तो उनको चेक इशू कर दिया था, चेक ड्रॉ कर दिया था। बैंक बैलेंस मिस्टर असलम का कम होना चाहिए था, बैंक ने हमारा बैंक बैलेंस कम होता हुआ दिखा दिया। बैंक थोड़ी कोई पेमेंट करता है। हम चेक वगैरह देते हैं तो बैंक का काम सिर्फ क्या होता है? वो हमारा बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है ना। तो वो बैंक जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में से ये बताता है कि जी आपने अपने अकाउंट में ये पैसे डलवाए, ये पैसे आपके निकले क्योंकि आपने फलानी पार्टी को पेमेंट की थी। आपकी फलानी पार्टी ने आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे डलवाए थे, आपने ये पैसे डलवाए, आपने फिर ये पेमेंट की। आपने वो बैंक थोड़ी पेमेंट ले रहा है या दे रहा है। बैंक ज्यादा से ज्यादा सिर्फ बैंक चार्जेस ले रहा है और तो थोड़ी करता है वो। ठीक है, चलें, सही है। और कोई सवाल? चलें जी, दैट्स इट। जवाद, मौसम, जुलेखा, हो गया खत्म। फेवरेबल बैलेंस का मतलब कि बैंक अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है आपके। फेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है। अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। अनफेवरेबल क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। फेवरेबल होता है बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए। ठीक है जी। और मोहसिन, हो गया सारा? चलें, तो हमारी अगली क्लास इंशाल्लाह होगी वेडनेसडे को 9 से 11 बजे। ठीक है, और फिर वेडनेसडे को ही हम अगली क्लास का डिसाइड कर लेंगे। हो सकता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तीनों चारों दिन जितने भी हैं हम 2-2 घंटे की क्लास रख लें ताकि हमारा अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स अगले हफ्ते खत्म हो जाए। ठीक है, चलें ठीक है, डन हो गया। क्वेरीज के लिए फिर हम थोड़े टाइम बाद रख लेंगे कोई क्लास। क्वेरीज के लिए इसी तरह संडे को हम मिल लिया करेंगे कभी कभी बीच बीच में। ठीक है, ताकि आपका मसला भी वो रिजॉल्व होता रहे। ठीक है जी, वो हम फिर डिसाइड कर लेंगे, टू बी डिसाइडेड। चले, सही है, ओके। हैव अ वेरी नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज।